दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको जलवायु समझाने की कोशिश करूंगा। स्पेशली भारत की जलवायु कैसी है हम ये समझने की कोशिश करेंगे। हम ये जानेंगे कि जलवायु और मौसम में क्या अंतर होता है, भारत की जलवायु है कैसी, मानसून कैसे बनता है और स्पेशली एक वृष्टि छाया नाम की चीज़ है, उसका क्या मतलब है। देखिए ये सारी चीज़ें एग्जाम्स में पूछी जाती है, इसलिए हम इसे कवर करेंगे। भारत की पूरी जलवायु को समझने के लिए हमें इस वीडियो को दो पार्ट्स में तोड़ना होगा। ये पहला पार्ट है जहाँ पे हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझेंगे और दूसरे पार्ट में हम भारत की पूरी जलवायु समझ लेंगे कि कहाँ कितने प्रतिशत वर्षा होती है, कैसे होती है, कहाँ कितने वन है, ये सब हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपके मन में ये सवाल आना चाहिए कि एक जलवायु होती क्या है। तो देखो जलवायु को अंग्रेजी में क्लाइमेट का नाम दिया गया है, क्लाइमेट कहा जाता है। और इसी से एक मिलता जुलता वर्ड है मौसम। मौसम को अंग्रेजी में सीजन कहा जाता है। तो एक बात समझ लो कि मौसम और जलवायु में अंतर है। मौसम किसे कहते हैं? देखिए मौसम किसी एक विशेष दिन या विशेष दिनों के तापमान, आर्द्रता, वर्षा, हवा की गति या हवा की दिशा की जैसी चीजें बताता है। उदाहरण के तौर पे आज का मौसम साफ है, बिल्कुल धूप खिली हुई है, लेकिन अचानक से बारिश शुरू हो जाए। तो जब बारिश शुरू हुई है तो ये एक सडन चेंज है, अचानक से आया हुआ बदलाव है, तो आप इसे मौसम कह सकते हो। जैसे कि अभी नवंबर का महीना चल रहा है तो हमें पता है कि जो हवाएं हैं वो सर्द होना शुरू हो गई हैं। धीरे धीरे करके दिसंबर और जनवरी के टाइम पे ये हवाएं बहुत ज़्यादा सर्द हो जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए ही ऐसा रहेगा। कुछ महीनों के बाद ये मौसम धीरे धीरे फिर बदलेगा, तो फिर से गर्मियों का मौसम लौटेगा। तो ये जो मौसम होते हैं ये एक दिन में भी बदल सकते हैं, एक हफ्ते के लिए बदल सकते हैं, कुछ महीनों के लिए बदल सकते हैं। लेकिन जब आप जलवायु की बात करते हो किसी क्षेत्र के अंदर, तो जलवायु एक लंबी अवधि में बदलती है। और लंबी अवधि से मेरा मतलब है 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, 100 साल भी हो सकता है। उदाहरण के तौर पे राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान में रेगिस्तान है, थार रेगिस्तान भी पाया जाता है। तो आपको पता है कि यहाँ की जो जलवायु है वो तो वैसे ही गर्म है। इसका सामान्य तापमान 35 से 40 डिग्री के बीच में होता है, कभी कभी तो 45-50 डिग्री भी चला जाता है। कब? गर्मियों के सीजन में। तो ऐसी स्थिति में इसकी जो सामान्य जलवायु है वो गर्म है। अब अचानक से ऐसा हो जाए कि यहाँ पे बहुत तेज हवाएं चलने लगे, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए और ओले भी गिर जाए, जैसा होता है कभी कभी होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राजस्थान कश्मीर बन जाएगा, मतलब वहाँ पे स्नो इकट्ठा हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ की जलवायु ऐसी बनी हुई है कि ये एरिया गर्म है, क्योंकि अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वो आने वाले मानसून को रोक देती है, ठंडी हवाओं को रोक देती है। उसके पीछे हिमालय भी खड़ा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे ठंडी हवाएं तो नहीं आएंगी। इस वजह से ये जो एरिया है यहाँ बारिश कम हुई है, तो यहाँ की जलवायु गर्म हो गई है। तो इस तरह तैयार होती है जलवायु। तो आप साधारण शब्दों में ये कह सकते हो कि जलवायु एक लंबे समय के मौसम को कहते हैं। मौसम तो छोटे समय के लिए बदलता है, लेकिन जो जलवायु है वो लंबे समय बदलती है, तो उसको एक लंबे समय का मौसम कहा जा सकता है। तो आपको मौसम और जलवायु के बीच का अंतर समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं भारत की जलवायु के बारे में। तो देखो आप ये कहोगे कि भारत में तो इस हिसाब से बहुत सी जलवायु पाई जाती है। जैसे अगर आप हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर देखोगे तो वहाँ पे ठंडी जलवायु है। राजस्थान देखोगे तो गर्म है। त्रिपुरा, मेघालय, चेरापूंजी जैसी जगह देखोगे तो वहाँ पे बारिश ही होती रहती है। और अगर आप दक्षिण भारत देखोगे तो वहाँ पे उमस भरी गर्मी देखने को मिलती है। ये अलग अलग जलवायु कैसे बनी है? इसका कारण है यहाँ की भौगोलिक स्थिति, उसको हम समझेंगे। लेकिन पहले एक बात समझ लो कि जो भारत है उसकी जो मेन जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। जी हाँ, बहुत बड़ा शब्द है मुझे पता है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। चिंता मत करो, उसको समझते हैं। देखो सबसे पहले तो उष्ण कटिबंधीय को समझते हैं। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है कौन सा, इस बात को समझो। देखो ये हमारे अर्थ है, और अर्थ में अगर हम बीच में से एक काल्पनिक रेखा खींचें तो उसे भूमध्य रेखा कहा जाता है। ये धरती को दो भागों में विभाजित कर देती है। इस रेखा पे 0 डिग्री होता है, मतलब बिल्कुल बीच का हिस्सा। अगर आप इससे डिग्री ऊपर जाओगे तो आपको एक रेखा मिलेगी कर्क रेखा। डिग्री नीचे आओगे, मतलब साउथ की तरफ आओगे, तो एक रेखा मिलेगी मकर रेखा। अब जो सूर्य होता है ना वो इन्हीं रेखाओं के ऊपर होता है, बिल्कुल लंबवत होता है। या तो वो कभी आपकी भूमध्य रेखा के बिल्कुल ऊपर होगा, या फिर वो कर्क रेखा के ऊपर होगा, या फिर वो होगा मकर रेखा के ऊपर। ऐसा भी हो सकता है कि वो भूमध्य रेखा और कर्क रेखा के बीच में कहीं ऊपर हो, लंबवत हो। कुल मिला के साल भर में सूरज जो होता है ना वो इन रेखाओं के लंबवत होता है। कभी भूमध्य रेखा के ऊपर होगा, कभी कर्क रेखा के ऊपर होगा, कभी मकर रेखा के ऊपर होगा।
तो ऐसे में जो सूर्य की रोशनी है वो सीधी इस एरिया पे पड़ती है, इस बीच वाले एरिया पे पड़ती है। तो सीधी किरणें पड़ रही हैं तो ज़्यादातर टाइम ये जो एरिया होता है वो गर्म रहता है। ठीक, तो इसी वजह से इसको उष्ण एरिया कहते हैं, गर्म एरिया कहते हैं। अब चूंकि यहाँ पे हवाएं भी चलती होंगी, आपको पता है जब यहाँ पे हवाएं चलती हैं तो वो सूरज की गर्मी से हो जाती हैं गर्म, और गर्म हवा जो होती है वो होती है हल्की। आपने कभी गैस के गुब्बारे पकड़े होंगे तो गैस जो होती है वो गर्म होती है, तो गर्म हवा क्या करती है, वो ऊपर उड़ती है। उसमें मेनली हीलियम भरी हुई होती है, तो गर्म हीलियम है तो वो ऊपर उड़ती है क्योंकि वो सामान्य गैस के मुकाबले हल्की होती है। तो ये जो पूरा एरिया आपको दिख रहा है इसकी हवाएं भी हल्की होती हैं जो ऊपर उठ जाती हैं। तो यहाँ पे जो दाब है वो कम हो जाता है, हवा का दाब कम हो जाता है क्योंकि हवा तो ऊपर चली गई। अब यहाँ दाब कम है, और अगर आप दक्षिण की तरफ देखोगे, हिंद महासागर प्रशांत महासागर की तरफ देखोगे, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी हवाएं मिलेंगी। यहाँ दाब कम है तो यहाँ ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो गया। भाई जहाँ हवा कम है वहाँ दाब कम है, जहाँ हवा ज़्यादा है वहाँ दाब ज़्यादा है, तो यहाँ का दाब अपने आप ज़्यादा हो गया, यहाँ का दाब कम हो गया। अब हवाएं क्या करती हैं, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर सफ़र करती। कैसे? मान लो कि आपके पास दो टंकियां हैं, एक टंकी जो है वो ऊपर तक भरी हुई है, दूसरी टंकी जो है वो बिल्कुल नीचे तक खाली है। अब मैं इनके बीच में जोड़ देता हूँ एक पाइप। तो अब बताओ मेरे को कि पानी किस तरफ बहेगा। जाहिर सी बात है यहाँ दाब ज़्यादा है, जहाँ ज़्यादा पानी है, यहाँ कम पानी है, तो पानी किस तरफ जाएगा, कम दाब की तरफ ही जाएगा। ये सारा प्रेशर का खेल है, जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है ना तो वो कम प्रेशर की तरफ जाने की कोशिश करता है। जब इन दोनों का पानी बराबर हो जाएगा तब पानी का आवागमन रुक जाएगा। ठीक यही चीज़ हवाएं भी करती है, जहाँ दाब ज़्यादा होता है हवा का वो कम दाब की तरफ बढ़ता है। अब ज़रा सोचो, ये हवाएं कहाँ से आ रही हैं, समुद्र की तरफ से आ रही हैं। अब जाहिर सी बात है गर्मी पड़ रही है तो पानी का वाष्पीकरण भी होगा, तो पानी वाष्प बन के ऊपर आता है। ये हवाएं जो हैं उस वाष्प को लेके चलती हैं भारत की ओर, मतलब कम दाब की ओर। ये हवाएं चली नमी को लेके, पानी को लेके भारत पहुंची तो ये बनाती है मानसून। ये जो मानसूनी शब्द नजर आ रहा है इसलिए इसका नाम दिया गया है क्योंकि सारा मानसून इसी तरफ आता है। तो भारत की कैसी हो गई जलवायु, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। पूरी दुनिया में जो मानसून बनता है वो इसी तरह से बनता है, जहां जहां दाब कम हो जाता है हवा का वहां पे क्या है कि हवाएं आती हैं और अपने साथ नमी वाला पानी उठा के लाती हैं। अब एक चीज बड़ी मजेदार यहाँ पे देखने की है, भारत में अगर आप ऊपर की तरफ देखोगे तो आपको हिमालय पर्वत मिलेंगे, थोड़ा नीचे आओगे तो अरावली पर्वत श्रृंखला, विंध्य पर्वत श्रृंखला मिलेगी, पश्चिमी घाट की सह्याद्री पर्वतमाला मिलेगी, बहुत सारे पर्वत हैं यहाँ पे। अब मान लो कि ये नमी वाला पानी आया, हवाओं के थ्रू आया, होता क्या है कि एक पहाड़ से आकर के ये टकराती है हवाएं। ध्यान से समझना, ये पहाड़ से आके टकराती हैं तो ये ढाल इनके बीच में आ जाती है। इस ढाल को आप कह सकते हो पवन धीमुखी ढाल। पवन धीमुखी ढाल का मतलब ये होता है कि जो ढाल पवन को सीधे सीधे झेल रही है। तो अब यहाँ पे आ गई, अब इसमें नमी है, अब जाहिर सी बात है कि इसको ऊपर तो जाना पड़ेगा। ये जाती है ऊपर, ऊपर जाते ही क्या होता है कि तापमान कम होने लगता है। देखो अगर आप धरती पे हो तो धरती पे आपको कई तरीके की ऊष्मा मिलती है, जैसे कि आप अपने शरीर से देख लो कि ऊष्मा बाहर निकल रही है। आप गाड़ियों के आसपास है तो गाड़ियों के आसपास से गर्मी बाहर निकल रही है, धरती से भी गर्मी बाहर निकलती है। तो ऐसे में धरती का जो तापमान है वो तो बहुत गर्म होता है, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे ये ऊष्माएं नीचे छूटती चली जाएंगी। धरती की ऊष्मा आपको छू नहीं पाएगी, गाड़ियों की ऊष्मा छू नहीं पाएगी, तो धीरे धीरे ऊपर का जो तापमान है वो ठंडा होता जाता है। ठीक, अब ठंडा होगा तो ये नमी क्या करेगी, ये चिपकना शुरू हो जाएगी। चिपकेगी तो ये बारिश का रूप ले लेगी, बादलों का रूप ले लेगी, और ये जो बादल है ना ये बरसना शुरू कर देगी, और इस तरीके से बारिश जो है यहाँ पे होना शुरू हो जाती है। अब आप ये कह सकते हो कि पहाड़ के इस तरफ तो बहुत बारिश हो गई, इस तरफ का क्या, इस तरफ बादल कम पहुंच पाते हैं, इस वजह से यहाँ पे कम वर्षा होती है। ठीक है, और इसी को हम लोग कहते हैं वृष्टि छाया या फिर रेन शेडो। ये जो वृष्टि वर्षा है इसके बारे में सवाल बाकायदा पूछा गया तो आपको याद रखना है। इसी वजह से भारत के कुछ हिस्सों में तो बहुत बारिश होती है और कुछ हिस्सों में बहुत कम बारिश होती है। उदाहरण के तौर पे भारत का थार रेगिस्तान, थार रेगिस्तान जो है उसके बाद आती है अरावली पर्वत श्रृंखला और उसके आगे आती है हिमालय पर्वत श्रृंखला। तो जो मेनली हवाएं आनी होती है वो थार रेगिस्तान पहुंच नहीं पाती। इस वजह से रेगिस्तान की जो जलवायु है वो गर्म है। पाकिस्तान के इस हिस्से की जलवायु भी गर्म है।
यहीं अगर आप लेह लद्दाख की बात मान लो, तो लेह लद्दाख में टेम्परेचर तो कम है। क्यों है टेम्परेचर कम? क्योंकि वो ज़मीन से बहुत ऊंचाई पर है। अब ज़मीन से ऊंचाई पर है तो ठंडा तो हो ही जाएगा, लेकिन बारिश वहाँ भी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इसके आगे हिमालय पर्वत श्रृंखला है और आने वाली जो हवाएं हैं वो रुक जाती हैं। तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र का जो विदर्भ वाला हिस्सा अगर आप देखोगे, तो इसके पास में आपको पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखला दिखेगी। आ तो रही है हवाएं, लेकिन पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखला से टकरा रही हैं। तो यहाँ पे तटीय इलाकों में तो बहुत बारिश होती है, लेकिन अंदर नहीं होती है। इस वजह से तमिलनाडु, कर्नाटक में आपको गर्मी मिलेगी, उमस वाली गर्मी मिलेगी, अक्सर सूखे का सामना भी करना पड़ता है। तो इस तरीके से जो मानसून है वो पहाड़ों से प्रभावित होता है, भौगोलिक स्थिति से प्रभावित होता है। कई जगहों की ऊंचाई कम होती है तो वहाँ पे अलग जलवायु होती है, कई जगहों की ऊंचाई ज़्यादा होती है तो वहाँ की अलग जलवायु होती है। एक छोटा सा उदाहरण आप मुंबई का ले सकते हो। आपको पता है मुंबई तटीय सीमा पे बसा हुआ है, और मुंबई के तुरंत बाद आपको क्या मिलेगी? सह्याद्री पर्वतमाला या फिर पश्चिमी घाट की पर्वतमाला। अगर ये पर्वतमाला ना हो तो जो बादल हैं, जो हवाएं हैं, वो तो सीधे सीधे अंदर चली जाएं, बाकी हिस्सों में बारिश कर दें। मुंबई में कभी बारिश होगी ही नहीं। मुंबई में बारिश का जो सबसे बड़ा कारण है वो ये सह्याद्री पर्वतमाला ही है। इसी तरीके से गोवा और भी जितने भी आपको एरिया मिलते हैं तटीय सीमा पे, वहाँ पे बारिश इसी वजह से होती। तो अब आपको समझ में आया कि भारत कहाँ मौजूद है? इन रेखाओं के बीच में मौजूद है ज़्यादातर हिस्सा, इसलिए ये उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु दिखाता है, और आपको अलग अलग ऊंचाई की वजह से अलग अलग जलवायु देखने को मिलती। तो ये दोस्तों भारत की जलवायु के इस भाग 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि पिछली वीडियो के अंदर मैंने भारत की जलवायु आपको समझाई थी कि भारत की जलवायु है कैसी, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। मैंने आपको बताया था कि मानसून बनता कैसे है। हवाएं जो होती हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहती हैं। इसके अलावा मैंने आपको वृष्टि छाया के बारे में बताया था कि कैसे जो बादल आते हैं या फिर जो पवनें आती हैं अपने साथ नमी लेके, वो पहाड़ों से टकराती हैं, और टकराने के बाद वो बादल बना लेती हैं। तो एक तरफ तो वो बहुत ज़्यादा बारिश कर देती हैं, लेकिन दूसरी तरफ ज़्यादा बारिश नहीं हो पाती है, और उस दूसरी तरफ वाले हिस्से को ही वृष्टि छाया या फिर रेन शैडो कहा जाता है, कि जहाँ पे बारिश हो नहीं रही है। देखिए, जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं उस वीडियो के अंदर, उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ कि भारत के किन किन हिस्सों में कब कब मानसून आता है और कितनी कितनी वर्षा होती है। तो इस वीडियो को समझने से पहले उस वीडियो को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो प्लीज़ आप वो वाली वीडियो देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, जब भारत के अंदर गर्मियों का टाइम आता है, गर्मियों की ऋतु आती है, ग्रीष्म ऋतु आती है, तो क्या होता है? ऐसे में जो सूरज होता है वो सीधे कर्क रेखा के ऊपर होता है, और इस वजह से भारत में गर्मी बढ़ जाती है। अब जब भारत में गर्मी बढ़ती है तो भारत की हवा भी गर्म हो जाती है, और वो हवा जब गर्म होती है तो वो हल्की हो जाती है, ऊपर चली जाती है। तो यहाँ पे दाब कम हो जाता है, यहाँ पे वायु दाब कम हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ ये जो आप दक्षिण का हिस्सा देख रहे हो, हिंद महासागर वाला, इस तरफ जो वायु होती है वो ठंडी होती है। जब ठंडी होती है तो वजनदार होती है, ज़्यादा दाब हो जाता है, तो वो हवाएं बहना शुरू करती हैं भारत की तरफ, और भारत की तरफ बहते वक्त ये हिंद महासागर से जो नमी है वो उठा लेती हैं, मतलब जो पानी है वो उठा लेती हैं, वाष्प, और आगे बढ़ती चली जाती हैं। अब जब आगे बढ़ती हैं तो इसको आप कहते हो दक्षिण पश्चिमी मानसून, जो भारत की तरफ बढ़ता है। ये मानसून सबसे पहले भारत में कहाँ पहुँचता है? तो देखो, ज़्यादातर जगहों पे आपको केरल मिलेगा, लेकिन सबसे पहले ये 25 मई के आसपास, 25 से 26 मई के आसपास ये पहुंचता है अंडमान निकोबार। देखो, दक्षिण पश्चिमी हवाएं चली तो दो हिस्सों में टूटती हैं। एक तो वो पश्चिमी घाट की तरफ जाएंगी, और दूसरा जाएंगी वो इस तरफ, यानी कि पूर्व की तरफ जाएंगी, और बीच में पड़ता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो 25-26 मई के टाइम पे क्या होता है कि जो हवाएं हैं ये केंद्रीय शासित प्रदेश में पहुंच जाती है, अंडमान निकोबार में पहुंच जाती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे पहले दक्षिण पश्चिम मानसून कहाँ आता है, तो आप अंडमान निकोबार लिखोगे, जो कि एक केंद्रीय शासित प्रदेश है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि भारत के कौन से राज्य में सबसे पहले दक्षिण पश्चिमी मानसून आता है, तो आप लिखोगे केरला। तकरीबन 30 मई या फिर 1 जून के आसपास जो आपका मानसून है, सबसे पहले केरला आता है। अब आपको पता है कि केरला के अंदर आपको पश्चिमी घाट की पर्वतमालाएं मिल जाएंगी, जैसे कि नीलगिरी पहाड़ियाँ मिल जाएंगी। तो ये जो मानसून आता है ये आके इन पहाड़ियों से टकराता है। इन पहाड़ियों की जो ऊंचाई है वो तकरीबन 2000 मीटर के आसपास होती है। तो यहीं पे टकरा के ये जो आपको तटीय क्षेत्र दिख रहा है केरला का, यहाँ पे बारिश शुरू हो जाती है।
और ये जो पूर्वी हिस्सा है, पूर्वी केरला का हिस्सा है, इसके अलावा तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, यहाँ पे बरसात नहीं होती है, या फिर यूँ कह लो कि बहुत कम होती है। ज़्यादातर बरसात कहाँ होती है? केरला के तटीय हिस्से के अंदर होती है। तो इसका मतलब जून के शुरू होते ही केरला में बारिश शुरू हो जाती है, वो भी तटीय इलाकों के अंदर। अच्छा, ये तो पहली शाखा हो जाती है कि भाई पवन यहाँ आ गई। कुछ पवन जो होती है वो आगे भी बढ़ती है, मतलब इधर ऊपर की तरफ भी आगे जाती है। वो जो पवन होती है वो तकरीबन 10 जून के आसपास पहुंचती है महाराष्ट्र। यहाँ पे आपको महाराष्ट्र नज़र आएगा, कर्नाटक के पास। महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में ये पहुंचती है और उसको पार करते ही वो मध्य भारत की तरफ चली जाती है। क्योंकि महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र में जो पहाड़ियाँ हैं वो उतनी ऊंची नहीं है, उनकी जो औसत ऊंचाई है थोड़ी कम है, इस वजह से मानसून को जगह मिल जाती है और वो आगे बढ़ता है, मतलब मध्य भारत की तरफ बढ़ता है। और मध्य भारत में राजस्थान को छूते हुए और छत्तीसगढ़ को छूते हुए वो इस तरीके से आगे बढ़ जाता है। मैं आपको बता दूं कि इसका जो पानी है वो ताप्ती और नर्मदा जैसी नदियों को भी मिलता है, थोड़ा बहुत ही मिलता है लेकिन मिलता ज़रूर है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हिस्सा पश्चिमी छत्तीसगढ़ का है वहाँ पे तो बारिश होना शुरू हो जाती है, लेकिन जो पूर्वी छत्तीसगढ़ है, इस तरफ का छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, इस तरफ बारिश थोड़ी सी कम होती है, मतलब यहाँ पे अभी भी मानसून नहीं पहुँचता। याद रखिए ये सब हो रहा है 10 जून के आसपास। अच्छा, इसी पवन की जो तीसरी शाखा है वो 15 जून को चलती हुई आती है और वो सीधा गुजरात से एंटर करती है। गुजरात का जो सौराष्ट्र वाला एरिया आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से एंटर करती है और इस तरीके से आगे जाती है हिमालय की ओर, मतलब पूरे नॉर्थ की तरफ आगे जाती है। इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे बीच में आपको अरावली पर्वतमाला मिल जाएगी जो कि राजस्थान से होती है। तो होता यह है कि ये मानसून अरावली पर्वतमाला के बिल्कुल समानांतर चलता है, तो इसका मतलब इन हवाओं को रोकने के लिए कोई पहाड़ नहीं है, तो जो बारिश है वो राजस्थान में नहीं हो पाती है। स्पेशली पश्चिमी राजस्थान की अगर आप बात करोगे, ये जो पश्चिमी राजस्थान का हिस्सा है यहाँ पे बारिश नहीं होती है। पूर्वी राजस्थान के हिस्से में तो फिर भी हो जाती है, लेकिन पश्चिमी में नहीं होती है। इस वजह से ये जो एरिया है ये मरुस्थलीय एरिया है, रेगिस्तान का एरिया है। आपको थार रेगिस्तान यहीं पे मिलेगा, यहाँ पे बरसात होती नहीं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो जो आदि पवन जो इस तरफ पश्चिमी घाट की तरफ बढ़ती है वो तकरीबन केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, थोड़ा बहुत राजस्थान और नॉर्थ की तरफ बरसात करवाती है। तो काफ़ी प्रतिशत हिस्सा जो है वो इसी की वजह से हो जाता है बरसात का। अच्छा, अब इन हवाओं के दूसरे हिस्से की बात करते हैं जो टूट के आपके पूर्व की तरफ चला जाता है। मतलब एक हिस्सा तो पश्चिमी घाट की तरफ जाता है, एक हिस्सा जाता है पूर्व घाट की तरफ। अब होता यह है कि 25 मई को तो अंडमान निकोबार पहुंच गया, केंद्रीय शासित प्रदेश पहुंच गया मानसून, लेकिन जो थोड़ी बहुत हवाएं हैं ये चलती हैं आगे और म्यांमार तट की ओर आगे बढ़ती हैं। म्यांमार तट, क्योंकि आपको पता है भारत के बगल में ही म्यांमार है और उसका एक तट है जहाँ पे एक बहुत लंबी अराकन पहाड़ियों की श्रृंखला है। उसी पहाड़ियों की श्रृंखला से ये मानसून टकराता है और टकराकर ये भारत की ओर घूमता है। देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था है कि यहाँ पे पहाड़ियाँ मौजूद हैं, वहाँ से ये टकराएगा और भारत की ओर घूम जाएगा। अब जब ये भारत की ओर घूमा है तो ये बांग्लादेश से होते हुए गुजरेगा, बांग्लादेश, बंगाल, सीधे आगे बढ़ेगा और यहाँ पे आपको गंगा का मैदानी एरिया मिल जाएगा और ये सीधा जाके कहाँ पहुँचेगा? नॉर्थ में पहुँचेगा और यहीं पर पूरे गंगा के मैदान है, यहीं पर ये अपना सारा पानी जो है वो रिलीज कर देगा। मतलब जितनी भी नमी ये लेके आई है हवा, ये यहीं पर रिलीज करेगी। अच्छा, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि बीच में अरावली पर्वत श्रृंखला फिर से आ जाएगी और इस वजह से पश्चिमी राजस्थान में भी ये मानसून नहीं पहुँच पाएगा। तो मतलब यहाँ से जो मानसून आ रहा था वो समानांतर चल रहा था अरावली पर्वत श्रृंखला के, इसलिए जा नहीं पाया। और यहाँ से जो मानसून आया उसके बीच में रास्ते में कौन आ गई? अरावली पर्वत श्रृंखला आ गई। तो पश्चिमी राजस्थान में पानी नहीं पहुँच पाता है, वहाँ पे मानसून नहीं आता है, मतलब कम आता है। इस वजह से वो एरिया रेगिस्तान बन के रह जाता है। अच्छा, एक और शाखा उठती है, मतलब एक शाखा तो सीधा म्यांमार से जाके टकराती है और फिर वो भारत के अंदर एंटर करती है। एक और पवनों की शाखा होती है जो सीधे पूर्वोत्तर भारत की तरफ जाती है, मतलब उसके बीच में कुछ नहीं आता। वो बंगाल की खाड़ी से होते हुए निकलती है, बंगाल की खाड़ी से भी थोड़ी बहुत बरसात उठा लेती है, मतलब वाष्प उठा लेती है और सीधे कहाँ जाती है? सीधे पूर्वोत्तर भारत में जाती है। कहाँ पे? गारो हिल्स की तरफ जाती है, गारो पहाड़ियों की तरफ जाती है। आपको पता है मेघालय के अंदर पहाड़ियाँ हैं, इस वजह से यहाँ पे ज़ोरदार बारिश होती है। ज़ोरदार से मेरा मतलब होता है तकरीबन 400 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। मैं आपको बता दूं कि मेघालय की गारो पहाड़ियों के अंदर ही चेरापूंजी भी मौजूद है, इसके अलावा मौसिम राम भी मौजूद है। ये वो इलाके हैं जहाँ पे औसतन वर्षा बहुत ज़्यादा होती है।
और कैसे होती है कि ये मानसून यहाँ पे डायरेक्ट आता है। जब मानसून डायरेक्ट आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे वर्षा ज़्यादा ही होगी। तो अब आप देख सकते हो कि दक्षिण में हिंद महासागर से जो पवनें उठी हैं वो पश्चिमी साइड में भी जा रही हैं, पूर्वी साइड में भी जा रही हैं और पूर्वोत्तर भारत में भी जा रही हैं। तो भारत का तकरीबन 90 से 92% जो मानसून है, जो बारिश है, वो इन्हीं हवाओं की वजह से होता है। मानसून यहीं से आता है। तो अब सवाल उठता है कि मानसून आता तो इस तरीके से है, जाता कैसे है? तो देखो बिल्कुल उल्टा प्रोसेस होता है इसके अंदर। जब सर्दियों के दिन आ जाते हैं, शीत ऋतु आ जाती है, तो ऐसे में जो सूर्य होता है वो मकर रेखा की तरफ होता है और भारत की जो हवाएं हैं वो ठंडी हो जाती हैं। वहीं जो हिंद महासागर की हवाएं हैं वो गर्म हो जाती हैं। जहाँ पे हवाएं गर्म होती हैं वो ऊपर चली जाती हैं, दाब कम हो जाता है और भारत का जो वायुदाब है वो बढ़ जाता है। तो ऐसे में हवाएं किस तरफ जाएंगी? निम्न दाब की तरफ ही जाएंगी। तो ये जो हवाएं हैं, भारत की हवाएं, जो मानसूनी हवाएं जिनको कहते हैं, ये सारी किस तरफ बढ़ती हैं? हिंद महासागर की तरफ। अब ऐसे में ध्यान देने वाली बात यह है कि जब वापस जा रही होती हैं तो इनका कुछ हिस्सा जो होता है वो इस भारत की तरफ होता है, पूर्वी भारत की तरफ होता है और कुछ हिस्सा बंगाल की खाड़ी की तरफ होता है। तो बंगाल की खाड़ी से ये वाष्प उठा लेती है, मतलब जो वाष्प उठ रही है वो उठा लेती हैं और इसकी वजह से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला के कुछ हिस्सों में नवंबर और दिसंबर के टाइम पे, स्पेशली इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बरसात होती है। तकरीबन 45 से 55% बरसात जो होती है वो जाते हुए मानसून की वजह से ही तमिलनाडु के अंदर होती है। अभी नवंबर का महीना चल रहा है तो नवंबर दिसंबर के टाइम पे ये बरसात देखने को मिलेगी। तो हवाएं वापस जा रही हैं तो बंगाल की खाड़ी से पानी उठा रही हैं और जो आपका तमिलनाडु है वहाँ पे हो रही है। थोड़ा बहुत पानी जो है वो हिंद महासागर की तरफ भी जाता है, मतलब वहाँ जाकर के ये बरसती हैं। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो कि मानसून आता है तो किन इलाकों में बरसात होती है और मानसून जाता है तो किन इलाकों में बरसात होती है। अब यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनसे डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव बनता है, जो पूछ लिए जाते हैं, उनको आपको याद रखना है। जैसे कि भारत में औसतन वार्षिक वर्षा कितने सेंटीमीटर होती है? तो आप लिखेंगे 118 से 120 सेंटीमीटर के बीच। मतलब पूरे भारत में एक ऋतु में, एक वर्ष में जितनी वर्षा होती है उसका औसत 118 से 120 सेंटीमीटर होता है। फिर पूछा जाता है कि भारत के कितने प्रतिशत भाग पर 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है? तो इसका जवाब है 35%। 35% एरिया ऐसा है भारत का जहाँ पे 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। आपको पता है पूर्वोत्तर तो इसके अंदर शामिल है ही थोड़ा बहुत, इसके अलावा गंगा घाट भी शामिल हैं, पूर्वी राजस्थान शामिल है। इस तरीके के एरिया में भी कभी कभी 75 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा हो जाती है औसतन। इसके अलावा जो सबसे अधिक वर्षा है वो भारत में 400 से 425 सेंटीमीटर के बीच में हो सकती है। देखिए असम का स्पेशली मैंने नाम लिया, इसके अलावा मेघालय है, उन एरियाज़ में ये बारिश जो है वो 400 से 425 सेंटीमीटर के बीच में भी हो सकती है। अगर मानसून बहुत ही अच्छा आ जाए तो ऐसी स्थिति में इतनी बारिश भी हो सकती है। फिर पूछा जाएगा कि भारत में औसतन सबसे कम वर्षा कितनी हो सकती है? तो आप लिखेंगे 20 सेंटीमीटर। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जो लेह का हिस्सा है, जो लेह लद्दाख का हिस्सा है, वहाँ पे तो सिचुएशन ऐसी भी आ रखी है कि 9 या 9.5 सेंटीमीटर तक भी बारिश हुई है सबसे कम। और जो जैसलमेर है, जो पश्चिमी राजस्थान में मौजूद है, वहाँ पे तो 8 सेंटीमीटर तक भी वर्षा रही है। अब आप सोच के देखिए कि कितनी कम वर्षा है। तो इस हिसाब से जो एरिया है वो प्रभावित होता है। यहाँ पे एक नोट आप ध्यान में रखो कि जो भारत का पूर्वी भाग है उसमें ज़्यादा वर्षा होती है बजाय के पश्चिमी भाग के। ये तो नज़र भी आता है क्योंकि आप देखोगे कि जो पूर्व का जो मानसून आ रहा है वो ज़्यादा वर्षा लेके आ रहा है, वो डायरेक्ट आ रहा है। वहाँ पे जो ज़्यादा पहाड़ियाँ हैं वो रोकने के लिए नहीं है, इस वजह से पूर्वी हिस्से के अंदर ज़्यादा वर्षा हो रही है। अच्छा, जहाँ पे ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ पे कौन सी फसलें होती है? स्पेशली वहाँ पे चावल पैदा होता है, सोयाबीन पैदा होता है। जो चावल है बहुत ज़्यादा पानी मांगता है, मक्का भी पानी मांगता है। तो इस हिसाब से पूर्वी भारत में आपको ज़्यादा चावल देखने को मिलेगा। वहीं जहाँ पे वर्षा अगर 100 सेंटीमीटर भी हो जाए तो वहाँ पे गेहूँ की खेती होती है। मध्य प्रदेश में गेहूँ की खेती बहुत अच्छी होती है, पंजाब के कुछ हिस्सों के अंदर भी हो जाती है। तो इस हिसाब से आपको याद रखना है कि जहाँ पानी ज़्यादा है वहाँ चावल और जहाँ पानी कम है वहाँ पे गेहूँ। इसके अलावा भी आने वाली वीडियो में हम कृषि के बारे में ज़रूर बात करेंगे कि भारत में कौन कौन से हिस्से में कहाँ कहाँ किस किस तरीके की फसल उगती है। फिलहाल मुझे उम्मीद है कि आपको ये भारतीय जलवायु का दूसरा भाग भी समझ में आया होगा। देखिए पहला भाग और दूसरा भाग दोनों ही ज़रूरी हैं, दोनों से सवाल बन सकते हैं, तो दोनों को ज़रूर देखें। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही होगी।
अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।